अच्छा जी, ये हम लोग ने अर्नड वैल्यू की एग्जांपल तक काम छोड़ा था। तो ये था कि हम लोग शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो देख सकते हैं, हम लोग कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर देख सकते हैं, और हम लोगों ने ये देखा था लास्ट क्लास में कि अगर इन सीपीआई की या एसपीआई की वैल्यू 1 से कम या ज़्यादा होती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड शेड्यूल है या ऑन शेड्यूल है, एडवांस चल रहा है। हम लोग टाइम की टर्म्स में भी बात कर सकते हैं, और हम लोग पैसों की या कॉस्ट की टर्म में भी बात कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे वही एग्जांपल थी कि आप कॉस्ट वेरिएंस अपनी जो है वो निकाल लेते हैं, और कॉस्ट वेरिएंस अगर आपको निकालनी आ जाती है तो आप इजीली कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी डिफाइन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना था कि अगर आपकी जो प्लान्ड वैल्यू है और आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है, उन दिनों का आप डिफरेंस लेंगे तो आपके पास जो है वो डेज का डिफरेंस आ जाएगा, जिसको कॉस्ट वेरिएंस कहा गया था। और आप कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो सेम वैल्यूज जो आप माइनस कर रहे थे, अगर आप उनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास सीपीआई आ जाएगा। और अगर इस सीपीआई की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो इसका ये मतलब है कि आप विद इन बजट काम कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अगर ये वाली वैल्यू जो है वो 0 पे हो तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो अपनी प्लान्ड वैल्यू के साथ चल रहा है, ना इसमें कुछ कमी है ना कुछ ज़्यादती है। ये चीज़ें होंगी, और इसके साथ साथ अगर नेगेटिव में वैल्यू चली जाएंगी तो इसका ये मतलब है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्लान्ड जितना आपने किया था उससे ज़्यादा वैल्यूज़ या उससे ज़्यादा टाइम या उससे ज़्यादा पैसे जो है वो कंज्यूम करेगा। तो आपको अकॉर्डिंगली जो है वो दूसरे प्लान्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि अगर आपके पास कोई दूसरा प्लान नहीं है, रिस्क आ गया है और रिस्क को ख़त्म करने के लिए कोई प्लान आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई और रास्ता नहीं है, आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम या इन टर्म्स ऑफ। अच्छा, अगली चीज़ ये थी जनाब कि अर्न वैल्यू एनालिसिस अगर हम लोग करें कि हम लोगों ने ठीक है निकाल ली है, ये सीपीआई निकाल ली है या शेड्यूल वेरिएंस निकाल ली है, सारी वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, और पता चल गया कि बजट हमारा जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, कैसी वर्किंग इसकी हो रही है। देखें एंड पे अगर आप देखें एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, आप कंप्लीशन पे अगर देखते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने इस बात को भी डिस्कस किया था कि हम लोग डिफरेंट माइलस्टोन्स जो है वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर आप छोटे छोटे माइलस्टोन्स रखें और उस पर रिपोर्टिंग स्टार्ट करें, आपको पता होगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो किस सिचुएशन में चल रहा है, आपका काम कंप्लीट प्लान वैल्यूज़ के मुताबिक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हो सकता है कि आपको जो है वो ज़्यादा रिसोर्सेज उधर यूटिलाइज करने पड़ जाए, या हो सकता है कि आपका काम जो है आपने प्लानिंग जो है वो ज़्यादा कर दी थी, कि वही ओवर एंड अंडर एस्टिमेशन के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, कि हो सकता है कि आपकी प्लानिंग जो थी वो बिल्कुल अथेंटिक नहीं थी, 100% करेक्ट नहीं थी, कुछ उसमें कमी बेशी रह गई थी। तो यहाँ पे आप उसको एडजस्ट कर सकेंगे, और अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट के एंड पे अगर आप करेंगे तो जाहिर बात है वो जैसे हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं कि आपको एक कॉस्ट जितनी पड़ी है और आपने जो सेल प्राइस है उसकी उन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही वाली चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। हाँ, अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक और चीज़ डिस्कस की थी कि अपने प्रोजेक्ट को जब भी आपने देखना है कि वो प्रोजेक्ट करने के काबिल है या नहीं है, तो आपने देखा था कि आप लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखनी पड़ती है। आरओआई की वैल्यू जो है वो अगर पॉजिटिव हो तो अच्छी बात है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें या वो वाला प्रोजेक्ट उठा लें। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है, नेगेटिव है, तो इसका ये मतलब है कि आपको वो प्रोजेक्ट नहीं उठाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट आपका लॉस के अंदर जाएगा। अच्छा, अगर वही आरओआई ज़ीरो हो जाती है, इट मीन्स कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाली सिचुएशन आपके पास आ गई है। बेशक आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है 2 साल 3 साल 10 साल के लिए, जितने भी टाइम के लिए,
अगर वो आरओआई ज़ीरो निकल रही है उस पैसे रखने के लिए, इसका ये मतलब है कि बेशक आप पैसे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें, या बेशक जो है वो पैसे आप वो बैंक के अंदर रख लें, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही आपको मिलेगा। बेशक आप बैंक में रखें, लेट्स से कि 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या होगा कि आप पैसे जो है वो बैंक में रखें 1 साल के लिए, या 1 साल के लिए उस प्रोजेक्ट के अंदर डाल दें, आपको सेम प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आपकी मर्जी है प्रोजेक्ट उठाना है आपने या नहीं उठाना है। ये ज़ीरो वाली सिचुएशन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाली। यहाँ पे बात की जा रही है कि एस्टिमेट एट कंप्लीशन क्या है जी, अपडेट एस्टिमेट टाइम। इसके अंदर क्या है, बजट एट कंप्लीशन डिवाइडेड बाय सीपीआई। अब आपने क्या करना है, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है इस वैल्यू को आपने यहाँ पे रखना है। अब देखें, हाँ, अगर हमारे पास बजट एट कंप्लीशन जो है वो 10,215 रुपये है, या जो भी वैल्यू है, देखें बजट एट कंप्लीशन हमारे पास है 1900 और सीपीआई की वैल्यू है 186। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है 10215 ये वैल्यू आ जाती है। ये एक्चुअली क्या है, ये प्रोजेक्टेड कॉस्ट है जो रिड्यूस करती है बिकॉज वर्क बीइंग कंप्लीटेड इन लेस टाइम। अब देखिए, जब काम जल्दी हो रहा है, आपकी एस्टिमेशन बिल्कुल अच्छी तरह से चल रही है, आपको एक्स्ट्रा सोर्सेज नहीं लगाने पड़ेंगे। अब ये 10,215 रुपये जो है या डॉलर्स, जो भी आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये आपके लिए प्रॉफिट है। ठीक है, काम टाइम से पहले हो गया, लोगों को कम तनख्वाह देनी पड़ेगी, लोगों को कम डेली वेजेस देने पड़ेंगे, लोगों को जो है सॉरी जो रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं, हो सकते हैं उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए। रेंट पे कोई चीज़ ली हुई है तो वो उसका रेंट बचेगा। एंड ओवरऑल क्या होगा कि आपकी बजट एट कंप्लीशन डिवाइडेड बाय सीपीआई अगर आप देख लेंगे तो आपकी कंप्लीट जो प्रॉफिट समझ लें प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पे निकल आएगा। ओके, टाइम वेरिएंस की अगर हम लोग बात करें, हो सकता है कि जो आपने प्लान किया हुआ है और एक्चुअल वैल्यूज कुछ और हों, तो ईवी टर्म्स की और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उनमें फ़र्क हो सकता है। ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। आपने एस्टिमेट ये किया था कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो 19,000 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीट कब होगा, ये 1 अप्रैल तक कंप्लीट होगा। लेकिन आपका एक्चुअल जो प्रोजेक्ट है वो बहुत लंबा निकल गया और वो 1 जुलाई को कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपके पास -3 मंथ्स जो है वो वेरिएंस आ रही है टाइम से। कि किसी को आवाज नहीं आ रही, जरा चेक कर लीजिए, चैट में मैसेज आ रहा है। आप लोगों को आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है कि बाकी लोगों को? यस। मे बी इन्होंने ऑडियो ज्वाइन ना की हो। ये आपके एंड से इशू है, यहाँ पे तो क्लियर है। माइक भी मैंने टेस्ट किया है अभी। बस फिर वो लीव करके दोबारा आ जाए। हाँ जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे हमारे पास अर्न वैल्यू चार्ट है रिवाइज्ड फोरकास्ट के लिए। आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आप एक ही कॉस्ट और एक ही शेड्यूल रखें, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी टास्क के लिए। या जैसे भी आपने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है माइलस्टोन्स की, उन माइलस्टोन्स को अगर आप यहाँ पे रखें और उनकी अर्न वैल्यू का एनालिसिस करते रहें तो आपके लिए आसानी बहुत हो जाएगी। हो सकता है कि आपकी कुछ एक्टिविटी में जो है वो पैसे बच रहे हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हों जिसके अंदर वो पैसे जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि वो जो बचे हुए पैसे हैं कुछ एक्टिविटीज़ में जिसमें आपके पैसे बच गए थे, वो आप उन एक्टिविटीज़ में भी डाल सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है या जो बिहाइंड शेड्यूल चल रही हैं। तो क्या होता है, कॉस्ट की जो है वो कंपनसेशन यहाँ पे हो जाती है कि आप इजीली कंपनसेट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वैल्यूज़ को, इनके चार्ट को रिप्रेजेंट करें अपने पूरे पूरे प्रोजेक्ट को कि कब क्या काम हो रहा है और किस एक्टिविटी में कितनी कॉस्ट बच रही थी, या क्या चीज़ बिहाइंड शेड्यूल चल रही है या विद इन बजट चल रही है। जैसे जैसे स्ट्रेटजी आपकी होगी या जैसे जैसे एक्चुअल वैल्यूज आपकी निकलती रहेंगी उस स्पेसिफिक एक्टिविटी की कंप्लीशन पे, तो आपको आइडिया होता रहेगा कि आगे मैंने कैसे चलना है अपने प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मॉनिटरिंग को कैसे प्रायोरिटाइज किया जाए। कुछ
सीक्वेंस है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा कि कौन कैसे-कैसे किस-किस एक्टिविटी को आपने मॉनिटर करना है और कैसे आपने उसको प्रायोरिटाइज़ करना है। मॉनिटरिंग हमारी थ्रू आउट द प्रोजेक्ट चलती रहेगी। कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिस पे आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर आपको कंपैरेटिवली कम मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में अगर हम लोग देखें तो आपको हर जगह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो है वो ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो है हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज की है, या वो एक्टिविटीज जिसके अंदर जो क्रिटिकल पाथ बनाने में हिस्सा ले रहे होते हैं, यानी कि क्रिटिकल एक्टिविटीज की बात की जा रही है। ये लॉ हम लोग ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके थे, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। नंबर 2 पे हमारे पास जो प्रायोरिटी आती है जनाब, वो ये है कि वो एक्टिविटीज जिसके अंदर या तो कोई फ्लोट नहीं है, या वो एक्टिविटीज जिसके अंदर कम फ्लोट अवेलेबल होगा। ज़ीरो फ्लोट वाली एक्टिविटीज को लिया जाएगा, ये वो एक्टिविटीज होंगी जो कि नॉन क्रिटिकल होंगी। और ऐसे भी किया जा सकता है कि उन एक्टिविटीज को, जी अब्दुल कदीर, क्वेश्चन है कोई? कोई क्वेश्चन है? आपने रेज हैंड की है। चलें, शायद गलती से हो गया उनसे। बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे कि वो एक्टिविटीज़ जिसका बिल्कुल ज़ीरो फ्लोट हो, और ऐसे भी हो सकता है कि नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी ऐसी हो जिसको डिले भी किया जा सके, लेकिन डिपेंडेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिले नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें एक्टिविटीज़ विद लेस देन अ स्पेसिफाइड फ्लोट, आपने एक फ्लोट रख लिया है, एक स्पेसिफिक वैल्यू रख ली है जनाब कि 5 दिनों का फ्लोट जो है वो अलाउड है। इससे ज़्यादा होगा तो उसको जो है वो दूसरी प्रायोरिटी पे हम लोग ले जाएंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ जिनके रिस्क लेवल जो है वो हाई है, रिस्क वाले चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें भी कैलकुलेशन हम लोगों ने की थी कि अगर कोई रिस्क आता है तो उस रिस्क को आपने कैसे लेके चलना है। इसके बाद है एक्टिविटीज विद यूजिंग क्रिटिकल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो सकते हैं जिनको आप मूव नहीं कर सकते, आपका प्रोजेक्ट पूरे का पूरा उन रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहा है, आपकी वो एक्टिविटीज उनकी एक खास आउटपुट निकलनी है, और उन रिसोर्सेज के बगैर आपकी वो वाली आउटपुट जो है वो मुमकिन नहीं है। तो आप ये वाला काम कर सकते हैं कि आप उनको लास्ट पे प्रायोरिटी दें। uh, ओके, गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। अब आपको चलो पता चल गया है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो रहा है, या उसमें कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। आपको दोबारा वापस अपने ट्रैक पे कैसे आना है, प्लान के मुताबिक कैसे काम किया जाए। देखें जी, सीधी सी बात है, अगर हम लोग इस लॉ को या इन चीज़ों को डिस्कस ना भी करें तो बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में ये वाली चीज़ें हो रही होती हैं कि आपके पास एक स्पेसिफिक डेडलाइन थी, और आप काम आपने डिवाइड किया हुआ था। यूजुअली स्टूडेंट यही वाला काम कर रहे होते हैं कि हम लोग भी जब स्टूडेंट थे तो यही वाला काम होता था कि 3 महीने पढ़े हुए हैं पेपर्स में, चलें ये इतने इतने चैप्टर्स हैं हमारे टोटल बुक्स के या सब्जेक्ट्स के, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ऐसे हम लोग अगर चलेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, हमारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो जब प्लानिंग फेज ही चलता रहता है, उसकी कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रही होती, तो प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास डेडलाइन वाला दिन आ जाता है और आपकी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई हुई होती। तो यहाँ पे फिर मुश्किल काम क्या होता है कि आपको फिर रातें लगानी पड़ती है। ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी हमें ओवर टाइम करना पड़ेगा, या रीअलोकेट करने पड़ेंगे रिसोर्सेज, या ऐसे लोग जो कि उस एक्टिविटी को इन टाइम कंप्लीट करें। अगर स्पेशलाइज्ड लोग होंगे तो जाहिर बात है कि वो पैसे लेंगे ज़्यादा, और अगर पैसे लेंगे तो आपके बजट जो है वो ज़्यादा होने के चांसेस होंगे जितना आपने प्लान किया हुआ है उसके अलावा। तो बजाय इसके कि इन तमाम झंझट में आप पड़ें, आपको क्या करना है कि आप एक्टिविटीज़ के माइलस्टोन्स बनाएं, और उन माइलस्टोन्स को जो है वो प्रॉपरली मीट करें,
इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ मनी। और कोशिश ये करें कि अपने स्टाफ को जो डेडलाइन आपने देनी है वो कुछ टाइम स्पैन जो है वो उसके वेरिएंस रखें, उसके अंदर आप फ्लोट रखें। फॉर एग्जांपल डेडलाइन 15 तारीख है तो 10 तारीख की जो है वो आप डेडलाइन अपने स्टाफ को बताएं, ताकि आपके पास एक गैप अवेलेबल हो, आपके पास एक फ्लोट अवेलेबल हो, काम किया जा सके। ये चीज़ भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बाकी चैप्टर्स के अंदर। ओके, आगे चलते हैं। एक्सेप्शन प्लानिंग, अगर एक्सेप्शन आ जाती है तो उसको आप प्लान करें। ये हम लोग रिस्क्स के अंदर भी इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिस्क जो है वो कैसे होगा और आपने क्या काम करना है। रिस्क को या तो इग्नोर किया जा सकता है या रिस्क को जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर रिस्क इग्नोर करना है तो किस तरीके से करना है, अगर रिस्क को एक्सेप्ट करना है तो उस रिस्क की हैंडलिंग क्या होगी, कि आपके पास क्या प्लान है उस रिस्क को कंप्लीट करने का, उस चीज़ को ख़त्म करने का। ज़ाहिरी बात है कि जब रिस्क आएगा तो उसकी कॉस्ट भी लगेगी और हो सकता है कि उस रिस्क के अंदर जो है वो टाइम भी आपके प्रोजेक्ट का ज़्यादा हो। ये सारी चीज़ें थी हमारे पास कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं और उसकी वर्किंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का चैप्टर जो है वो हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारी बुक का लास्ट चैप्टर है उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।